वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस, यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चले आए हूँ। मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। आपको बुक में से लघु उत्तरीय क्वेश्चन 10 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 को ही बनाना है। कितना? 5 को ही क्वेश्चन बनाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के विचारों से सहमत हैं? चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है उत्तर यानी भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियां है। इन गलत नीतियों के कारण भूख है। इन गलत नीतियों के कारण क्या है? भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जानता का निकलता है, कोई काम नहीं जानता का निकलता है, बिगड़े रिश्वत दिए, बगैर रिश्वत दिए, क्या दिए? बगैर रिश्वत दिए, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, जहाँ भी रिश्वत के बगैर काम नहीं जानता का होता। यानी क्या हुआ? अगर रिश्वत का मतलब वही कि जो घूस आजकल लिया जा रहा है ना, वही बिना घूस के बिना कहीं काम नहीं हो सकता। ठीक है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। यानी हर प्रकार के अन्याय के नीचे क्या हो रही है? जनता दब रही है। शिक्षा संस्थान भ्रष्ट हो रही है, यानी शिक्षा आपका भ्रष्ट हो रहा है। हमारे नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। हमारे नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। नौजवान लोग बेरोजगार है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार के चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस प्रकार के चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके के सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। यानी ऐसा नीतियाँ बनाए सरकार की लोगों के लिए कल्याणकारी हो। आशा है कि हमको पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और मुख बहिर होता, यानी बहिर होता है, कुछ समझ में नहीं आता। मनुष्य को सृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देने वाली वाक शक्ति है। यानी मनुष्य को सृष्टि समझने के लिए सबसे बड़ा योगदान सृष्टि का है, वाक शक्ति का है आपका। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। यानी इसी वाक शक्ति के कारण समाज में वह बोलता है, यानी वार्तालाप करता है। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाता है। यानी वही उसका वाक शक्ति क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उनका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरत होती है। यानी व्यक्ति क्या करता है? साथ में रहता है, वो अपना संबंध करता है, एक दूसरे के बारे में जानता है, जिसके कारण वार्तालाप करता है, जिसके कारण क्या होता है? अपना दोस्ती बनाता है, तो जिसके कारण बातचीत करता है, यानी वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य का अनमोल कृति है। ये ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल कृति है। इस वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य में वाक शक्ति इसका अभाव होता है। मनुष्य जानवरों की भांति ही होता है। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाक रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। यानी जो सुख दुख हम बातचीत से कर सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकता है। अगला है आपका, लहना सिंह कौन था? यानी लहना सिंह कौन था? तो लहना सिंह आपका 3 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह एक सामान्य किसान परिवार का था। वह एक
वह एक सिपाही की नौकरी करता था और अपने दायित्व के प्रति जगन रहता था। यानी वो एक सिपाही था, अपने नौकरी को एकदम सही ईमानदारी से करता था। वो अपने दायित्व को प्रति एकदम जगन रखता था कि हाँ, हमको ये काम मिला है तो हम ये काम करके ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मालती कौन थी? मालती रोज कहानी के एक पात्र है। वह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटने हुए पंगु को व्यक्तित्व को प्रतिमूर्ति। मालती रोज कहानी के एक पात्र है। वह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व को प्रतिमूर्ति थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, लहना सिंह के साथी का क्या नाम था? लहना सिंह के साथी के नाम था हजारा सिंह। क्या था? हजारा सिंह। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर, राम का नाम सुनते ही तुलसीदास बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसीदास के इस भरोसे के कारण स्पष्ट करें। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन सर्वाधना से ही मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसी को यह विश्वास है कि उनके राम कृपालु है, दया निधान हरे, बात का अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं, यही उनके भरोसे के कारण है। देखिए, हमको आशा है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके तुलसीदास अपने कविता में क्या भगवान राम से अपना क्या दुख सुनाते हैं। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। यानी 7 नंबर, पुत्र के लिए उसकी माँ क्या करती थी? यानी पुत्र के लिए, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के लिए क्या करती थी? पुत्र के लिए माँ हर एक कदम सचेत होकर चलती है कि उसे डर लगता है कि कहीं उसे लू न लगे, यानी किसी का नज़र न लगे, कहीं उसे सदा न लगे जाए। यह भय उसके अपने गोद में से भी नहीं उतारती है, उसे अपने आंचल की ओट में छिपाए रहती है। जब पुत्र माँ कहकर पुकारता है तो माँ सभी काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। पुत्र न सोने पर उसके थपकी देती है, कभी लोरिया गाकर सुलाती है। उसकी आंखें में अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जाग जाती है। माँ पुत्र को पाने के लिए मिन्नतें मांगती है, कहीं दूध, कहीं बतासा, कहीं नारियल इत्यादि चढ़ावे के रूप में चढ़ाती है। पत्थर जैसे अमृत वस्तु को देवता मानकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है के लिए मिन्नतें मांगती है। इस तरह पुत्र के लिए माँ का प्रेम आपको समझ में आया होगा कि एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है। यानी कोई माँ, पुत्र अगर थोड़ा भी बुला दे माँ, तो माँ अपना काम वगैरह सब छोड़कर तुरंत अपने पुत्र के पास दौड़ती है। पुत्र नहीं सोता है तो लोरिया गाकर सुनाती है, थपकी बनाकर सुनाती है। इतने भगवान से मन्नत मांगती है कि मेरे पुत्र ऐसा हो, बढ़िया हो। ऐसे बहुत सारे अपने माँ पुत्र के लिए करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यानी 8 नंबर, राख से लिपा हुआ चौका के बारे में कवि का क्या कहना है? राख से लिखा हुआ चौका को कवि के बारे में क्या कहना है? जी, कवि प्राप्त नभ के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। उसे सुबह का आकाश मानो राख से लिपा हुआ चौका का समान लगता है। आकाश जब सुबह का स्वच्छ होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा आकाश राख से लिपा हुआ हो, गोले चौके के समान हो। यानी जब कवि में प्राप्त ये होता है कि जब सुबह के टाइम जो आकाश दिखाई देता है ना, थोड़ा काला काला, तो वहाँ का लेखक बोल रहे हैं कि सुबह का जो आकाश दिखाई देता है, लगता है कि आकाश ऐसा लगता है कि जैसे पहले के लोग राख से अपना चौका लिपा होता है तो काला काला दिखाई देता है ना चौका, उसी के समान सुबह में आकाश दिखाई देता है, यानी थोड़ा सा काला काला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह 9 नंबर, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा
पीड़ित और संघर्ष जनता का जो अपने मनोचित अधिकारों के लिए क्रमरत है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत और अपने कर्म और श्रम के न्याय, शांति और बंधुत्व की दीक्षा का प्रयासरत है। कभी इस जनता के अंतर्वर्ती एकता देखता है, इसीलिए कभी जन जन का चेहरा एक है। हमको आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला 10 नंबर